आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी उठक-पटक के बाद प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तरकसों से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी रणभूमि में अपना खेवनहार प्रदीप कुमार वर्मा एडवोकेट को बनाया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है अपनी जीत को लेकर प्रदीप कुमार वर्मा एडवोकेट का, सुने उन्हीं की जुबानी। प्रदीप कुमार वर्मा जी, आपको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो हमारे शहर की जो समस्याएं हैं, जैसे अभी सड़क खुली पड़ी है, सारी सड़कें खुली पड़ी हैं और काम बहुत ढीली प्रगति से चल रहा है। काम तो हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन ढीली प्रगति से हो रहा है काम जी। बड़ी दुविधाएं लोगों को हो रही हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? मैं मौके से पहले अपने विजन को उस कल्पना से जोड़ता हूं कि यदि मैं महापौर होता। ये देखिए, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं यहां वकालत कर रहा था वर्ष 1991 से। स्वर्गीय श्री जयकर सिंह जी की जूनियरशिप पे मैंने वकालत का व्यवसाय शुरू किया था और 2007 में क्योंकि संपर्क होते रहे और कुछ बड़ा करना और सोचने की चाह में मैंने एनसीआर शिफ्ट किया। वहां एनसीआर में मैंने देखा कि जो इंग्लिश मीडियम दिल्ली यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए वकील हैं, वो खतौनी भी पढ़ नहीं पाते क्योंकि हर स्टेट का लैंड लॉस अलग अलग है। तो मैंने अपने प्रोफेशन में उन चीजों को पे ही एक तरह से यूं कहें कि महारत की। तो रियल एस्टेट फर्म्स, आज लीडिंग रियल एस्टेट फर्म्स मेरी क्लाइंट हैं थी। तो मैं अब यहां से वो सारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी उनको देता हूं। मेरा बेटा एलएलएम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रेजेंस बेटे की होती है। मेरी लॉ फर्म है प्रतिहार लीगल कंसल्टेंट्स के नाम से, वो बाकी उसमें एसोसिएट लॉयर्स जो हैं तो वो भी बहुत सारे काम देखते रखते हैं। तो तकनीकी है कि मैं यहाँ बैठे भी कई सारी हाई कोर्ट्स के साथ या कई सारे प्रदेशों में रियल एस्टेट कंपनीज को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। रियल एस्टेट कंपनीज के साथ काम करते हुए, क्योंकि मेरा शौक रहा बचपन से कंस्ट्रक्शन को देखना समझना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि आप अपने घर की दीवार बनाते हैं तो बहुत गुनिये में सीधी होनी चाहिए, छज्जा भी सीधा होना चाहिए, लेकिन सरकारी परियोजनाओं का जब काम होता है ना, उसमें कोई पेन नहीं लेता। अब मैं आपको इस सहारनपुर के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला, ये सहारनपुर का कचहरी का पुल आप देखिए और इस पुल पे ऊपर चढ़ के रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क को देखिए, उसमें डिवाइडर बना है। उस डिवाइडर पे अगर पुल से आप नजर मारेंगे तो वो सांप का बच्चा सांप को दिखाई देगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, वो स्टेट होता। ये इसलिए हुआ कि एक चीज कहलाती है टोटल स्टेशन। एक दूरबीन जिससे नापते हैं, लेंस कंप्यूटराइज होती है, सैटेलाइट से जुड़ी होती है, उसमें कुछ पॉइंट्स स्पॉट किए जाते हैं। वो प्लानिंग नक्शा बनता है और जब उस नक्शे को एग्जीक्यूशन में लाते हैं तो वो पॉइंट्स दोबारा से फिक्स कर दिए जाते हैं। मशीन से आप उन्हीं सैटेलाइट पॉइंट्स को फिक्स करते हैं। तो जब वो मशीनें या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तब वो एक्यूरेसी आएगी। अब इन चीजों का अभाव, और आश्चर्य इस बात का है कि इस जो काम के रेट्स हैं ना, वो वन ऑफ द बेस्ट टेंडर रेट्स हैं। लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियों को जो रेट्स मिलते हैं, उस रेट्स पे ये काम टेंडर हुए, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन जो हो रहा है उसमें कोई सेंस नहीं है। ये रेट्स इसलिए होते हैं कि आवाम, जनता को कष्ट ना हो, उसकी अल्टरनेटिव प्लानिंग्स पहले की जाती हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, वो टाइम बाउंड प्रोग्राम्स में ख़त्म करना होता है। उसके सारे ये जो होते हैं ना, जो इम्पैक्ट्स आएंगे, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके प्लानिंग की जाती है, इसलिए इतने सारे रेट होते हैं। उस शहर में इसका अभाव रहा।
अगर निर्माण की संबंधी बात करें आप, तो बहुत सारी खामे मिल जाएंगी, जगह जगह खामे मिल जाएंगी। जामा मस्जिद के सामने डिवाइडर बनाया ना जी, बहुत तंग सड़क है, उसके बावजूद उन्होंने डिवाइडर इतना मोटा बना दिया। अभी नेहरू मार्केट में देख लीजिए आप, वहाँ तंग सड़क है, डिवाइडर कितना मोटा बना दिया। हालांकि वहाँ अगर थोड़ा सा वैसा बना देते जैसे कोर्ट रोड में बनाया तो कितना अच्छा होता वहाँ पे। अब डिवाइडर पे से पहले आप और भी चीजें देखिए, वो रियल वास्तविक समस्या में देख रहा हूं कि मतलब ऐसा होता है ना कि प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं वो विजनरी नहीं है। निर्माण जो होता है ये कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी का फील्ड है। ये सिर्फ ये नहीं, अगर आप यूरोप बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी बात करते हैं, बड़े बड़े नेता बात करते हैं, भाई मेरे साथ मैंने जो देखा ना, वो ये देखा कि आप इस देश में कोई भी प्लानिंग लाते हैं ना, उसकी फिजिबिलिटी को पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आप कभी चेक नहीं करते। आप 8-10 करोड़ 20 करोड़ की यूरोपियन कंट्रीज की प्लानिंग ला रहे हैं और आप ये देख नहीं रहे कि हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश है। आप सहारनपुर की हालत देख लीजिए, वो सड़कें चौड़ी की, फुटपाथ अननेसेसरी चौड़े कर दिए और वो फुटपाथ ऊंचे हैं। वो जो कथित रूप से चौड़ी की गई सड़क है वो पार्किंग है। वाहन नहीं चढ़ पाते। और कल जनता के पीछे डंडा है क्योंकि चालान से वसूल करना है। दिस इज नॉट कॉल्ड द विजनरी प्लानिंग। हाँ, उस वो मजबूरी है। उन यूरोपियन कंट्रीज में जहां भीड़ नहीं है वहां आप 10, 20, 50 दुकानों के बाद एक पार्किंग स्लॉट छोड़ते हैं। वो लोग बहुत आसानी से एंजॉय करते हैं। यहां तो आप घंटाघर के चौराहे का हाल देख लें, आप बजोरिया रोड का हाल देख लें, आप कचहरी का हाल देख लें। कचहरी वाला चौराहा जो है, आपने कभी आकलन किया? हमारा शहर जो है स्मार्ट सिटी घोषित हो गया बहुत दिन पहले। स्मार्ट नाम से स्मार्ट हो जाता है शायद। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूं ना कि नाम से स्मार्ट हो जाता है। तो गेट का बोर्ड लगा, हाँ, हाँ। बड़ा गेट लगा स्मार्ट सिटी के नाम से। देखिए राव साहब, एक होता है प्लानिंग ईमानदारी की, राजनीति ईमानदारी की, सेवा भाव की, और एक होती है प्रचार और प्रतीक की। तो यहां ये जो होता है ना, सैनिक की मूर्ति खड़ी करो, तिरंगा 100 फुट का लगाओ, कूड़े की गाड़ी पे भी महामानव की आवाज बजवाओ, आवश्यकता तो नहीं है। ये तो लोकलाइज इशू थे ना बहुत सारे, साफ स्वच्छता सफाई, उस पर भी मानव की आवाज गूंजेगी। तो ये प्रचार और प्रतीक की राजनीति है, ये रियलिस्टिक अप्रोच के साथ है ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ नाले बन गए माकूल बिल्कुल, लेकिन साफ सफाई उनकी नियमित नहीं है, गंदगी फिरती रहती है, उनमें पानी गिरा अब उस पे कब आएंगे? पानी ओवरफ्लो क्यों होता है? एक्चुअली नाले को आप साफ कैसे कर सकते हैं? सिल्ट ना हो और सिल्ट ना जमे, इसके लिए उसमें अतिरिक्त पानी का प्रवाह जाए। अगर मैं अतिरिक्त पानी की बात कर रहा हूं तो कुछ लोग चौंक जाएंगे, ये तो वेस्टेज ऑफ वाटर कर रहे हैं। बात तो स्कैसिटी ऑफ वाटर की हो रही है, वाटर तो सेव वाटर की हो रही है। तो इस पे जब कभी मौका मिलेगा ना तो हम जादू दिखाएंगे आपको कि सहारनपुर में इतना पानी है कि बिना एक पैसे की ऊर्जा खर्च किए 2400 घंटे पानी उपलब्ध किया जा सकता है। अगर उनके पास विजन हो तो आ जाएं, चैलेंज कर लेना, बताएं, पहले वो समझाएं उनके। ऐसा मुझे कहे ना आके चैलेंज करें सारे प्रत्याशी जो मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ओपन मंच पे बुला के चैलेंज कर रहा हूं, साबित करके दिखाऊंगा कि मैं करूंगा कैसे। प्रदीप जी, जब चुनाव आया है, जब यहाँ सांप्रदायिक भेदभाव, इस तरह की जो है भावनाएं भड़का के एक दूसरे के डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड एंड रूल वाला मामला हो जाता है, तो ऐसे में आप कैसे फेस करेंगे? हम कैसे फेस करेंगे? हाँ। हम प्यार से जोड़ेंगे, हम अंदाजी अलग दिखाएंगे। मेरे से कोई पूछ रहा था आपकी टक्कर, मैंने कहा यार हम विचारों का आदान प्रदान करके बात पहुंचाने आए हैं या टक्कर मारने आए हैं किसी को? मैं जानता हूं सांप्रदायिकता जनता की नासमझी की वजह से है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। गौर करिएगा, 1990 में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद, 90 के दशक में, उसके बाद बहुत सारा धार्मिक आयोजनों और यात्राओं पे बाढ़ आई। और मैं बहुत तार्किक विश्लेषण चाहूंगा, कोई भी जो मेरी इस वीडियो को हमारे को सुनेंगे, कि एनालाइज करके देखिए कि 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ, ये भेड़ चाल
इस पे इतना बल दे दिया गया और लोग हैं कि चले जा रहे हैं। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये ठूंसा जा रहा है। मैं उस मानसिकता के विरुद्ध हूं जो ये कहती है कि भगवान से डरो। भगवान डरने की चीज है? भगवान भूत है, प्रेत है, राक्षस, क्या है भगवान? प्रेम करो ना भगवान से। जब भगवान से प्रेम करोगे तो फिर ना तुम किसी का बुरा कर पाओगे और ना तुम्हारा बुरा होगा। अच्छा, चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, जो प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे जिनसे जनता को आप अप्लाई करोगे, जनता को मैं आप बताओगे, जगह बनाओगे? तो जनता, देखिए, देश में 3 तरह की पंचायत व्यवस्था है। पहला, पंचायत में आप सांसद चुनते हैं। सांसद का काम होता है देश और विदेश नीतियों पे बात करना और वो कानून बनाना जो केंद्र के अधीन होते हैं, केंद्र राज्य के संबंध सहित। दूसरी पंचायत होती है आपकी विधानसभा। विधानसभा में वो मिसाइल्स होते हैं जो प्रदेश से रिलेटेड होते हैं और आपके क्षेत्र के हकों की सुरक्षा की बातें होती हैं। और तीसरी पंचायत ये स्थानीय है। स्थानीय मुद्दे, इनमें फिर मुद्दे स्थानीय होने चाहिए। अब क्या है, नगर निगम करता क्या है? सबसे पहला, वो गली नाली खड़ंजे इन चीज़ों का निर्माण करता है। वो सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की हैं वो नगर निगम नहीं करता है। उसके बाद प्रकाश व्यवस्था है। उसके बाद शायद मैं रिपीट तो नहीं कर रहा, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, जल, बिजली, ये सारी चीज़ें हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे कैमरा, सर्वेलांस सिस्टम, ये सारी चीज़ें और एड ऑन हो रही हैं। नगर पालिका टेलीफोन लाइन भी नहीं बिछा रही है नगर पालिका कि बस इतनी से चीज़ें महदूद रह जाती। और इसमें जो मुख्य चीज़ है वो है टैक्स। और टैक्स किससे वसूला जाता है? आम नागरिक से, भवन कर के नाम पर। और फिगर्स में दूंगा ना राव साहब, तो आश्चर्य होगा कि सहारनपुर से इतना एनुअल टैक्स कलेक्शन होता है। अब साफ सफाई व्यवस्थाएं की क्वालिटी बढ़ा लो और खर्चे घटा लो। खर्चे घटा लो, वो कैसे होंगे? वो किसी वाइज मैनेजमेंट से होंगे। और वो वाइज मैनेजमेंट मतलब वो ऐसा हो गया कि मैं आज ही सारी पॉलिसीज बता दूं तो कैसे? जब मैं अपने खर्चे घटा दूंगा तो मैं भवन कर घटाऊंगा ना, तो सबसे बड़ा रिलीफ तो मैं दूंगा ना जनता को। आज सुबह प्रवीण गुप्ता जी हैं बेहट रोड पे, जी सर, हनुमान नगर पड़ता है, तो वहीं पर उनका मकान है। अभी सुबह बात हो रही थी कि टैक्स इतने बढ़ा दिए नगर निगम ने कि मेरे मकान का 14,000 रुपये टैक्स आया हुआ जी। पहले 49,000 था, 49,000 से मैंने रिक्वेस्ट वगैरह तो 14,000 रह गया टैक्स, मतलब रिड्यूस किया है, रिड्यूस हुआ। लेकिन 100 गज का मकान है, अब 100 गज के मकान पे 14,000 का टैक्स। ऐसे में आपका जो दायित्व बनता है जनता को राहत देने का बनता है, तो आप क्या जनता को राहत देंगे? सबसे पहले टैक्स में इस तरह वचन देता हूं, इस टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना ही सबसे बड़ा मकसद है। नगर निगम में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते रहे हैं, तो इस पे क्या काम आप करेंगे? आपको मौका दिया, हमें अगर मौका दिया तो अपने पे जहां तक भरोसा है, आप नगर निगम में भ्रष्टाचार शब्द सुनेंगे नहीं। फिलहाल तो इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि फिर वो कल्पनाएं होंगी, अतिरेक होगा, उसका कोई लाभ नहीं। मौका मिलेगा, काम वो होता है जो करके दिखाया जाए। अच्छा, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, फिर वही आया कि आपने भी बताया था कि टक्कर, मैं पूछ रहा हूँ मुकाबला किससे मानते हैं आप शब्द बदल रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव है और जो संविधान ने कहा है, संविधान ने क्या कहा? आप अपने क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि चुनिए। तीनों पंचायत में नेता नहीं चुनती है, पब्लिक नेता चुनती नहीं। पब्लिक को तो पूरी ईमानदारी और समझदारी से अपने अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना था। वो प्रतिनिधि वहां संसद में, प्रदेशों में जाके अपने नेता का चुनाव करते। यहां ठीक है, महापौर जैसा पद, क्योंकि अलग तरह की चुनाव प्रणाली का सिस्टम है, तो यहां एक व्यक्ति को आप सीधा चुनते हैं। तो मुझे संवाद तो करने दीजिए, बाकी लोग भी संवाद तो करें, बात तो करें।
वरना कौन है वो ठेकेदार जो जनता तक गए, वोटर तक गए बिना ये कह देते हैं ये तो मेरी जेब में है। अब ये सम्मान तो मतदाता को अपना समझना चाहिए कि दूसरा कोई ठेकेदार आपको जेब में लिया फिर रहा है। मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं किसी से टक्कर नहीं मानता हूं, मेरा तो निर्धारण जनता जनार्दन करेगी। आपने मानव आवाज से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।